वेलकम टू डीप कॉन्सेप्ट हब स्टूडेंट्स आज हम प्रैक्टिस 2 करेंगे। प्रैक्टिस 1 में मैंने कल 30 क्वेश्चन कराए थे, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस फर्स्ट को आप देख सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम केवीएस पीआरटी के लिए ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। एनसीईआरटी में आपको 6 टॉपिक आपने देखा होगा जो थीम दिया है सिलेबस में। एक होगा आपका फूड है, शेल्टर है, ट्रेवल है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है। ठीक है। हमें वो तो थीम करनी है, लेकिन उससे अलग भी हमें कुछ टॉपिक करने हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप खाली सोचोगे खाली थीम पढ़ के जाएं और वहाँ से पूरे 20 नंबर आ जाएं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक वहाँ से रिलेट करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं जो मैं करा रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 71%, ऑप्शन बी है 29%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 60%। तो आपको बताना चाहिए जो पृथ्वी पर जल मतलब वो जो वाटर है वो कितना परसेंट है? 71%। कितना परसेंट है? 71। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी पर स्थल का कितना प्रतिशत है? स्थल मतलब लैंड का कितना प्रतिशत है? ये है आपका 29%। कितना है? 29%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। आपको याद रखना, जो जल का है, जो पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत है? 71। और जो स्थल का कितना है? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग लवणीय जल है? ठीक है। आपको बताएं लवणीय जल कितना है। ऑप्शन ए है 97%, ऑप्शन बी है 3%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 5%। ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए 97%। कितना परसेंट है? 97%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल शुद्ध जल फ्रेश वाटर है? तो ऑप्शन ए है 97%, ऑप्शन बी है आपका 3%, ऑप्शन सी है आपका 40% और ऑप्शन डी है आपका 5%। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा बी। कितना? 3%। जो पृथ्वी पर जो है शुद्ध जल फ्रेश वाटर वो कितना है? 3%। और जो लवणीय जल है वो कितना है? 97%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? देखो फ्रेंड्स, पृथ्वी की 3 परत होती हैं। कितनी? पृथ्वी जो है वो 3 परतों में बटा हुआ है। पहला होगा आपका भूप्रपट्टी होगा। क्या होगा? भूप्रपट्टी, जिसे बोलते हैं क्रस्ट। दूसरा होगा मेंटल और तीसरा होता है आपका कोर। ठीक है। तो आपसे पूछा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, देखो फ्रेंड्स, जो सबसे ऊपरी परत होती है ना वो होती है भूप्रपट्टी। ठीक है। या उसको बोलते हैं क्रस्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है। जो मेंटल होती है ये होती है बीच वाली परत, और जो कोर होती है ये होती है सबसे आंतरिक परत होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं सबसे ऊपरी परत को? मैंने बताया था ना, क्या? भूप्रपट्टी, क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे क्या कहते हैं? भूप्रपट्टी या क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूप्रपट्टी क्रस्ट को और किस नाम से भी जाना जाता है? देखो फ्रेंड, जो भूप्रपट्टी या क्रस्ट है इसको हम सियाल के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? सियाल। SIAL, सियाल। ठीक है। आपको पता होना चाहिए सियाल। ठीक है। यहाँ पे सिलिका किसकी? सिलिका की। और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। किसकी? सिलिका। SI से सिलिका याद रखना और AL से एल्यूमिनियम। ठीक है। क्वेश्चन यही बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाल में किसकी अधिकता होती है? देखो मैंने अभी बताया था ना पीछे, जो सियाल है ना वहाँ पे एक तो एल्युमिनियम की होती है। किसकी? एल्युमिनियम की। और यहाँ पे सिलिकॉन लिखा है ना, उसको काट देना, मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। क्या होगा? सिलिका। क्या होगा? सिलिका की। ठीक है। तो आप याद रखना, जो सियाल है, सियाल में किसकी अधिकता पाई जाती है? एक तो आपकी एल्युमिनियम की और सिलिका की। तो ऑप्शन सी दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है। एक सिलिका और एल्युमिनियम, आप काट के सही कर लेना इसको, सिलिकॉन को। ठीक है। इसकी जगह क्या होगा? सिलिका होगा। मैंने बताया था ना भूप्रपट्टी या क्रस्ट। ठीक है। उसको हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ पे किसकी अधिकता मिलती है आपको? सिलिका की और एल्युमिनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूप्रपट्टी क्रस्ट पर, देखो पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है ना क्रस्ट, उस पर ऑक्सीजन होता है 46%। कितना होता है? 46%। और सिलिकॉन, ये गलत लिखा है सिलिकॉन। ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन की जगह आप, हाँ सही है, सिलिकॉन जो होगा 28%। और जो एल्युमिनियम है वो होगा 8%। कितना? 8% होगा। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे तीनों सही हैं। ठीक है। आप याद रख लेना ये तीनों को। ठीक है। जो सिलिकॉन है वो होगा 28%, ऑक्सीजन 46% और एल्युमिनियम 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? यहाँ पे पूछा है कि जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी है मतलब जो क्रस्ट है। ठीक है। इसको हम सियाल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पूछा है कि कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मिलती है। एल्युमिनियम। कौन सी मिलती है? एल्युमिनियम धातु मिलती है। कौन सी? एल्युमिनियम धातु जो है सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। अब यहाँ पे तत्व पूछा है, पहले पूछा था आपसे, क्या पूछा था आपसे? धातु पूछा था। ठीक है। अब पूछा है आपसे तत्व। तो जो तत्व होगा वो होगा ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछा जाता कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी या क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछा जाता धातु भूप्रपट्टी पर, तो होता आपका एल्युमिनियम। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली धातु कौन सी है? ठीक है, यहाँ पे याद रखना संपूर्ण पृथ्वी पर पूछा है, किस पर? संपूर्ण पृथ्वी पर पूछा है। यहाँ पर क्रस्ट पर, भूप्रपटी पर नहीं पूछा, यहाँ पूछा संपूर्ण पृथ्वी पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या होगा? लोहा। क्या होगा? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की मध्य परत मेंटल को और किस नाम से भी जाना जाता है? देखो फ्रेंड्स, जो पृथ्वी की मैंने 3 परत बताई थी ना, सबसे ऊपरी परत क्या होती है? क्रस्ट या भूप्रपटी, बीच वाली होती है मेंटल, और सबसे आंतरिक परत क्या होती है? क्रोड या कोर। ठीक है, तो जो हम मेंटल परत है इसको सीमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीमा। याद रखना, सीमा यहाँ पे क्या है? सिलिका, और एम से है मैग्नीशियम। ठीक है, तो जो पृथ्वी की जो बीच वाली परत होती है ना मेंटल, इसमें सिलिका की और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, जैसे जो पहली थी, कौन सी परत थी सबसे ऊपरी परत? सियाल थी, वहाँ पे किसकी अधिकता थी? सिलिका की, और किसकी थी? एल्युमिनियम की। ऐसे ही यहाँ पे सिलिका की और किसकी है आपकी? मैग्नीशियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को किस नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पे सबसे आंतरिक परत बताना है, इसको जाता है क्रोड या कोर। क्या कहते हैं? कोर या क्रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? जो कोर है ना, इसको नीफे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नीफे के नाम से। ठीक है, याद रखना, Ni से निकेल याद रख लेना, और Fe से फेरस। फेरस का मतलब क्या है? लोहा। तो जो कोर है ना, कोर, इसमें निकिल और फेरस मतलब लोहे की अधिकता पाई जाती है। तो आपको पता पड़ गया ना, जो पृथ्वी की तीनों परतें उनको किस किस नाम से जाना जाता है, और तीनों परत में किस किस की अधिकता पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी के लावा या मैग्मा से हुआ होता है? तो ऑप्शन ए है अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी कायांतरिक चट्टान, ऑप्शन सी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखो फ्रेंड, जो लावा या ज्वालामुखी के जो लावा या मैग्मा से होता है ना, वो होता है आग्नेय चट्टान का। किसका निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चट्टान को प्राथमिक सेल कहा जाता है? तो फ्रेंड देखो, आग्नेय चट्टान है जो, आग्नेय चट्टान, इसको प्राथमिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, यहाँ पूछा आग्नेय चट्टान कौन कौन से उदाहरण है? ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है बेसाल्ट, ऑप्शन सी है संगमरमर, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो फ्रेंड देखो, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ए और बी। ठीक है, ग्रेनाइट और जो बेसाल्ट हैं, ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। कौन कौन से? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, केवीएस से अलग एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कायांत्रिक चट्टान के उदाहरण हैं, यहाँ पूछा कायांत्रिक चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है नीस, ऑप्शन बी है संगमरमर, ऑप्शन सी है शिस्ट, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो फ्रेंड देखो, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि देखो नीस, संगमरमर और शिस्ट, ये तीनों क्या हैं? ये कायांत्रिक चट्टान के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी देखना है। ठीक है, इससे संबंधित में क्वेश्चन भी करवाए हैं, पहले समझते हैं क्या होता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन क्या कहता है? पारिस्थितिकी कहलाता था। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। जो जीव हैं और जीव और उनके जो भौतिक वातावरण के जो बीच का जो संबंध है ना, उस संबंध के बारे में जो अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है पारिस्थितिकी। ठीक है, इंग्लिश से बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इकोलॉजी का जनक कौन है? जो इकोलॉजी है उसका जनक कौन है? तो कौन है? ओपी ओडम। कौन है? ओपी ओडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है परितंत्र। देखो, अभी हमने पढ़ा था पारिस्थितिकी, और अब हम पढ़ेंगे परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। देखो, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। यह है किसी विशेष क्षेत्र में जीवों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन परितंत्र कहलाता है। ठीक है, एक विशेष क्षेत्र की बात कर रहा है यहाँ पे, किसकी? विशेष क्षेत्र की। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो परितंत्र है ना, जो इकोसिस्टम, इसके कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है आपका प्राकृतिक परितंत्र, जिसे बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा होता है आपका कृत्रिम परितंत्र, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा उनको देखते हैं हम। फर्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, महासागर, झील, तालाब, नदियाँ, यह किस प्रकार के परितंत्र है? देखो, आपको बताना है जो महासागर है, झील है, तालाब है, नदियाँ, ये किस प्रकार के परितंत्र है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक जलीय परितंत्र, ऑप्शन बी है प्राकृतिक स्थलीय परितंत्र, ऑप्शन सी है कृत्रिम जलीय परितंत्र, ऑप्शन डी है कृत्रिम स्थलीय परितंत्र। सॉरी, खांसी हो रही है। अच्छा, थोड़ी खांसी हो गई थी। देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे पूछा आपका महासागर, झील, तालाब और नदियाँ कैसे हैं? ये होते हैं प्राकृतिक। सबसे पहले प्राकृतिक और कैसे हैं? जलीय। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक जलीय परितंत्र। कौन सा होगा? प्राकृतिक जलीय परितंत्र। ये जलीय में ई की मात्रा दिखाएगी। ठीक है, प्राकृतिक जलीय परितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास के मैदान जैसे जंगल, पर्वत, रेगिस्तान किस प्रकार के परितंत्र हैं? आपको बताना कैसे हैं ये। तो ठीक है, तो ऑप्शन है
अच्छा, यहाँ पे उत्तर लिखा है ना, यहाँ पे ऑप्शन डाल लेना। ये ऑप्शन है कृत्रिम स्थलीय परितंत्र, ऑप्शन बी है कृत्रिम जलीय परितंत्र, ऑप्शन सी है प्राकृतिक स्थलीय परितंत्र, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो फ्रेंड्स, जो घास के मैदान, जंगल, पर्वत, रेगिस्तान, ये कैसे हैं? ये कृत्रिम, वो सॉरी प्राकृतिक है। कैसे? प्राकृतिक। और वो भी कैसे हैं? स्थलीय। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, वो सॉरी, ऑप्शन यहाँ पे स्थलीय, कृत्रिम, कृत्रिम, प्राकृतिक, हाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये कैसे है? प्राकृतिक स्थलीय परितंत्र है। ठीक है, प्राकृतिक स्थलीय परितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मछली घर मतलब एक्व क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं ना इसमें, देख लेना। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, नहर, बांध, ये किस प्रकार के परितंत्र है? ऑप्शन ए है कृत्रिम स्थलीय परितंत्र, ऑप्शन बी है कृत्रिम जलीय परितंत्र, ऑप्शन सी है प्राकृतिक जलीय परितंत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो फ्रेंड, जो मछली घर, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, और याद रखना नहर और बांध, यहाँ पे इसको याद रखना। जो नहर और बांध है ना, यही बनाए जाते हैं। जो नहर है ये नदियों से निकाली जाती हैं। ठीक है, और बांध भी क्या बनाए जाते हैं। ठीक है, आप याद रखना, ये किस में आते हैं? कृत्रिम में आते हैं। कृत्रिम में भी कौन सा? जलीय। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कृत्रिम जलीय परितंत्र। कृत्रिम जलीय परितंत्र, यहाँ पे आप नहर और बांध को याद रखना। ठीक है, ये कृत्रिम जलीय परितंत्र के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ियाघर, पार्क, अभ्यारण्य, बाग किस प्रकार के परितंत्र है? तो सही बता देंगे कैसे हैं ये? यह स्थलीय परितंत्र। कैसे हैं? स्थलीय परितंत्र है। ठीक है, चिड़ियाघर हुआ, पार्क हुआ, अभ्यारण्य जिसे बोलते हैं रिजर्व भी बोलते हैं ना, रिजर्व अभ्यारण्य को। ठीक है, और बाग किस प्रकार का है? स्थलीय। और वो भी कौन से स्थलीय है? कृत्रिम और प्राकृतिक। तो आप याद रखना, ये है कृत्रिम स्थलीय परितंत्र। कैसे? कृत्रिम स्थलीय परितंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन परितंत्र का जैविक घटक मतलब बायोटिक कंपोनेंट है? जैविक का होता है ना, जो सजीव होते हैं। कौन से? सजीव। तो देखो, ऑप्शन ए है पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीवाणु, कवक, ऑप्शन बी है आपका तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ऑप्शन डी है जल, मृदा, खनिज, वायु। तो देखो फ्रेंड्स, जी हाँ पूछा जैविक। ठीक है, जैविक में कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। कौन कौन से? पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीवाणु, कवक, ये कैसे कंपोनेंट हैं? ये हैं, और ये हैं कैसे? ये हैं जैविक। कैसे हैं? जैविक, जिसे बोलता है बायोटिक कंपोनेंट इंग्लिश में। ठीक है, कैसे हैं? जैविक, याद रखना। और देखो फ्रेंड्स, जो तापमान हुआ, आर्द्रता हुआ, कार्बोहाइड्रेट, ये जल, ये कैसे हैं? ये हैं आपके कैसे घटक हैं? ये हैं अजैविक। कैसे हैं ये फ्रेंड्स? अजैविक घटक है। कैसे हैं? अजैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत बताना आपको, कौन सा इनमें गलत है। ऑप्शन ए है पेड़ पौधे, ये है उत्पादक, जीव जंतु उपभोक्ता, जीवाणु कवक अपघटक, वायरस अपघटक। देखो फ्रेंड्स, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये होते हैं आपके उत्पादक, तो ये भी सही है यहाँ पे। जो जीव जंतु हैं इन्हें बोलते हैं उपभोक्ता, ये भी कैसे हैं? ये भी सही है। और जो जीवाणु और अपघटक, वो सॉरी जीवाणु और जो कवक हैं, ये भी क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। ठीक है, वायरस अपघटक के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, याद रखना, जो वायरस है ना, ये अपघटक के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि और जबकि जीवाणु और जो कवक हैं ये अपघटक हैं, और जो जीव जंतु हैं ये उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, और जो पेड़ पौधे हैं ये उत्पादक। ये तीनों सही हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बनिक घटक नहीं है? यहाँ पर हमें बताना कि जो कार्बनिक घटक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कार्बनिक, ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है खनिज। ठीक है, तो देखो फ्रेंड, जो कार्बनिक घटक नहीं बताना, तो जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो प्रोटीन है ना, ये क्या है? ये है कार्बो घटक, कार्बनिक घटक। कैसे घटक हैं? ये हैं आपके कार्बनिक घटक हैं। और जबकि जो खनिज है ना, खनिज, ये कैसा है? ये कार्बनिक घटक नहीं है। कैसा? ये कार्बनिक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक घटक नहीं है? यहाँ पे पूछा है अकार्बनिक, पूछा है कि कौन सा अकार्बनिक नहीं है। ठीक है, देखो ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है मृदा, मृदा मतलब सोइल। ठीक है, याद रखना सोइल, और ऑप्शन डी है फैट, फैट का मतलब वसा। ठीक है, फैट का मतलब क्या है? वसा। बताना कि अकार्बनिक घटक नहीं है। देखो फ्रेंड्स, वायु, जल और मृदा, ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों आपके अकार्बनिक घटक। कैसे हैं? अकार्बनिक। और जबकि जो डी है ना, फैट, जो वसा है, ये कैसा है? ये है कार्बनिक। अभी पढ़ा था ना पीछे, ये कैसा है? कार्बनिक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु तथा कवक निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? पहला है ऑप्शन ए मृतपोषी, ऑप्शन बी है स्वपोषी, ऑप्शन सी है परपोषी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले देखो, जो मृतपोषी क्या होता है? मृतपोषी वो होता है जो दूसरों पर, जो मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, और जो स्वपोषी, स्वपोषी होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हुए, ये क्या है? स्वपोषी, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो परपोषी है, ये क्या है? ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, ये दूसरे दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, ये क्या है? ये दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, तो आपको बताना कि जीवाणु तथा कवक इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये तो मृतपोषी, क्या बोलते हैं इनको? बोलते हैं मृतपोषी। ये मरे हुए जीव जंतु पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन एज करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से, यहाँ पे है, निम्न में से कौन सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है? सजीव और निर्जीव के बीच की बतानी है हमें, ठीक है। ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है इनमें सभी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वायरस। जो वायरस है ना, वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी